हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय 2 है यहाँ पे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पाठ 1 का क्वेश्चन आंसर और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का वीडियो बन चुका है। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियो आने वाले हैं और प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, देखिए अध्याय 2 है यहाँ पे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो भी अंडरलाइन इस तरह से किया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम पॉइंट में लिखे हैं। ठीक है, आगे है पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। ठीक है, नर किसे कहते हैं तो पुमंग को और मादा किसे कहते हैं तो जायांग को। ये बात आपको याद रखनी है। एक प्रश्न आता है यहाँ पे फिलामेंट और पराग कोश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। आगे है एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। आगे का पॉइंट है परागकोश एक 4 दिवसीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी यानी कि पोलन सैक्स बन जाती है। ठीक है, पराग पुट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो पोलन सैक्स। आगे का एक प्रश्न आता है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, और ये सभी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे प्रश्न है बीजाणुजन ऊतक किसे कहते हैं तो उत्तर हो जाएगा जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, आगे का फिर से एक प्रश्न आता है लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं तो उत्तर हो जाएगा एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क किसे कहते हैं तो उत्तर में लिखेंगे लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। आगे यहाँ पे परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रश्न आता है बाह्य चोल किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं। जो परागकण होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, जिनका व्यास लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतें वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं। प्रश्न है जनन छिद्र किसे कहते हैं तो उत्तर में लिखेंगे परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ओके, आगे का फिर से एक प्रश्न आता है अंतःचोल किसे कहते हैं तो उत्तर में लिखेंगे परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। एक पॉइंट आता है परागकण का जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म इसे इंग्लिश में कहते हैं एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं
पहला है कायी कोशिका तथा दूसरा हो जाएगा जनन कोशिका समाहित होती है। आगे है यहाँ पे कायी कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका एक नोट्स हो गया। ठीक है, आगे है जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायी कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। एक प्रश्न आता है यहाँ पे पार्थेनियम क्या है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक है। ठीक है, देखिए जो गेहूं रहता है उसके साथ खरपतवार हो जाता है। ठीक है, तो उसे गाजर घास या पार्थेनियम कहते हैं। ठीक है, जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जायांग एक स्त्री केसर एकांडपी या बहुस्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। एक प्रश्न आता है प्रत्येक स्त्री केसर में कुल कितने भाग होते हैं, नाम लिखें। उत्तर में आप लोग लिखेंगे प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, जिनमें पहला है वर्तिकार्ग, दूसरा है वर्तिका तथा तीसरा है अंडाशय। ओके, आगे का पॉइंट आता है स्त्री केसर पुष्पों के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कि कोष्ठक होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ स्थित होती है। ओके, आगे का एक प्रश्न आता है बीजांड किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक प्रश्न आता है बीजांड वृत्त किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। ये आधा है। ओके, ये आधा है, संगलित होती है। आगे है प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। आगे है अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे होता है। ठीक है, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। एक मेन पॉइंट आता है यहाँ पे बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग यानी कि इसे इंग्लिश में कैलाजा कहते हैं, वो होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रश्न आता है बीजांड काय किसे कहते हैं, उत्तर में लिखेंगे अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। एक प्रश्न है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको सभी को ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। एक पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री मादा युग्मकोद्भिद अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित यानी कि अपभ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे का है यहाँ पे कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री यानी कि मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। प्रश्न है यहाँ पे एक बीजाणुज विकास किसे कहा जाता है, तो ध्यान देंगे इसका उत्तर हो जाएगा एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। यहाँ पे भ्रूण कोष के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टता पूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। प्रश्न आता है
प्रतिव्यासांत एंटीपोडाल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय कैलाजल छोर पर होती है, प्रतिव्यासांत एंटीपोडाल कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर नोट दिया गया है कुछ। पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। आगे का एक क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परागकण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा परागन एक प्रक्रम है। परागकणों परागकोश से झरने के बाद का स्त्री केसर के वत्रिकार्ग तक स्थानांतरण या संचारण को परागन कहा जाता है। प्रश्न है, परागन के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर हो जाएगा पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागन को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी, दूसरा है सजात पुष्पी परागन तथा तीसरा है परनिषेचन। ठीक है, आगे का एक प्रश्न आता है, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा एक ही उसी पुष्प में परागकोश से वत्रिकार्ग तक परागकणों का स्थानांतरण है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कुछ पादप जैसे कि वायोला यानी कि सामान्य पानसी इसे कहते हैं, ओगजेलिस तथा कोमेलिना कनकौआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मिल परागनी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वत्रिकार्ग अनावृत होते हैं, तथा अनुन्मील्य परागनी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वत्रिकार्ग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। ओके, आइए अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। सजात पुष्पी परागन क्या है? उत्तर हो जाएगा एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वत्रिकार्गों तक का स्थानांतरण है। ओके, आगे का प्रश्न आता है, परनिषेचन क्या है? उत्तर हो जाएगा इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वत्रिकार्ग तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर से आपके पास एक प्रश्न आता है जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? नाम लिखें। तो यहाँ पे नाम लिखना है। उत्तर में हो जाएगा वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेकों समुद्र जलीय घासें जैसे जोस्टेरा आदि हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पॉइंट है, एक उदाहरण एमोरफोफेलस का लंबोत्तर पुष्प यानी कि पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सतह संबंध सलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजाति सलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक पॉइंट आता है आप लोगों के सामने, वत्रिकार्ग पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे यहाँ पे पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है, जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवंति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। यहाँ पे है कृत्रिम संकरीकरण, फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। प्रश्न आता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विपुंसन किसे कहते हैं बताएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटे का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे का एक प्रश्न आता है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण किसे कहा जाता है? ठीक है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण। ठीक है,
तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा विपोषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वक्रिकार्ग को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न है यहाँ पे, युग्मक संलयन कैसे पूर्ण होता है, यानी कि जो युग्मक संलयन प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है। उत्तर हो जाएगा एक सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जायगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्ली केंद्रकी की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है। अब है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न लिखना हम भूल गए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। त्रिसंलयन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 अगुणितक न्यूक्लिक केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। प्रश्न है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एक भ्रूण पुट्टी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन संगलन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। आगे यहाँ पे एक पॉइंट है, त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। एक प्रश्न आता है निषेचन पश्च घटना किसे कहते हैं, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर लिखेंगे दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिक केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्रीन्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। आगे का एक पॉइंट आता है भ्रूण विकास यानी कि भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। फिर है आगे का पॉइंट युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। प्रश्न आता है मूल गोप किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत शिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। और देखिए अगर आप कोई वर्ड लिखेगा, अगर यहाँ पे पूरा नहीं होता है तो ये यहाँ पर आप लोग शब्द लिख के एक ऐसे डैश खींच दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हम लिखे हैं बेलना, उसके बाद काट। ठीक है। तो आप लोग ऐसे शब्द को पूरा कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा नंबर मिलता है। प्रश्न है स्कूटेलम प्रशल्क किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम या फिर प्रशल्क कहते हैं। आगे का प्रश्न आता है मूलांकुर चोल किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा स्कूटेलम प्रशल्क जो भ्रूणीय अक्ष के
एक तरफ पार्श्व की ओर यानी कि पीछे की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे कोलियोराइजा मूलांकुर चोल कहते हैं। आगे का पॉइंट है, स्कुटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आदि पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। फिर से एक पॉइंट आता है, परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस अथवा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। ठीक है, कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। यहाँ पे प्रश्न है, फल भित्ति किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अंडाशय की दीवार, फल की दीवार यानी कि छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कुछ प्रजातियों में जैसे कि सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी यानी कि रस भरी अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन की महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या यानी कि आभासी फल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यानी कि अंडाशय से विकसित होने वाले फल को क्या कहते हैं? यथार्थ या वास्तविक फल। प्रश्न आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण केला है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, अनिषेक फल को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। और आगे का है, इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं पाया जाता है। आगे है, एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस है। ठीक है, और ये भी आपको याद रख सकते हैं। प्रश्न है, असंग जनन किसे कहते हैं? और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब कॉमन चीज़ है, आपको आना चाहिए। उत्तर हो जाएगा सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया तथा घासों के बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। प्रश्न आता है जो कि लास्ट है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेरा नोट्स आप लोग ले सकते हैं। इसे आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आने वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं विथ पिक्चर के साथ। ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही पिक्चर भी आपको बनाया हुआ मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।